देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीते 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले से जुड़े अलग अलग पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में इसे गैर कानूनी बताया है। जस्टिस एस नज़ीर की पीठ ने किन वजहों से याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया और किस आधार पर नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है, ये जानना अहम है। कानूनी मामलों की जानकार वेबसाइट लाइव लॉ में प्रकाशित खबर के मुताबिक जस्टिस गवई ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून की धारा 26 की उपधारा 2 में दी गई शक्तियों के आधार पर किसी बैंक नोट की सभी सीरीज को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इस धारा में इस्तेमाल किए गए शब्द किसी को संकीर्णता के साथ नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इस धारा में जिस किसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसकी प्रतिबंधित व्याख्या नहीं की जा सकती। आधुनिक चलन व्यवहारिक व्याख्या करना है। ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जिससे अस्पष्टता पैदा हो और व्याख्या के दौरान कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सेंट्रल बोर्ड के साथ सलाह मशविरा करने की ज़रूरत होती है और ऐसे में ये इनबिल्ट सेफगार्ड है। आर्थिक नीति के मुद्दे पर बेहद संयम बरतने की ज़रूरत है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सभी नोटों को प्रतिबंधित किया जाना बैंक की ओर से किसी बैंक नोट की किसी सीरीज को चलन से बाहर निकाले जाने से कहीं ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में इस मामले में सरकार को कानून पास करना चाहिए था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जब नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आता है तो ये आरबीआई कानून की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत नहीं आता। इस मामले में कानून पास किया जाना चाहिए था और अगर गोपनीयता की ज़रूरत होती तो इसमें ऑर्डिनेंस लाने का रास्ता अपनाया जा सकता था। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि इस कदम के लिए जिन उद्देश्यों को जिम्मेदार बताया गया था वो सही उद्देश्य थे। केंद्र सरकार ने साल 2016 में 8 नवंबर की शाम एकाएक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। पीएम मोदी ने खुद देश के नाम जारी अपने संदेश में इस फैसले का ऐलान किया था। इसके बाद कई हफ्तों तक देश भर में बैंकों और एटीएम के सामने पुराने नोट बदल कर नए नोट हासिल करने वालों की लंबी कतारें देखी गई थी। इसके बाद कई पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 58 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले कहा था कि अगर ये मुद्दा अकादमिक है तो अदालत का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। क्या हमें समय बीतने के बाद इसे इस स्तर पर उठाना चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि सवाल इस बात का है कि क्या भविष्य में इस कानून का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आरबीआई एक्ट की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर भारतीय राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को आम लेन देन के लिए अमान्य ठहरा सकती है। हालांकि अधिसूचना में बताई गई संस्था में ऐसे नोट अधिसूचित अवधि तक मान्य रहेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा था कि आरबीआई एक्ट की इस धारा के तहत नोटबंदी की अनुशंसा आरबीआई से आनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने आरबीआई को सुझाव दिया था जिसके बाद उसने इस फैसले की अनुशंसा की। उन्होंने कहा था कि इससे 1946 और 1978 में नोटबंदी करने के लिए सरकारों को संसद में कानून पारित करवाना पड़ा था। आरबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था कि यह धारा प्रक्रिया शुरू होने पर बात नहीं करती है, ये बस इतना कहती है कि प्रक्रिया इस धारा में रेखांकित किए गए अंतिम चरणों के बिना पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इसकी अनुशंसा की थी। इससे पहले लिए गए नोटबंदी के फैसलों पर आरबीआई के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि इन मामलों में सरकार ने कानून बनाया था क्योंकि आरबीआई ने संबंधित प्रस्तावों पर हामी नहीं भरी थी। उन्होंने आरबीआई की ओर से अदालत में दस्तावेज पेश न किए जाने से जुड़े आरोपों का भी खंडन किया।
आरबीआई ने यह भी बताया कि सेंट्रल बोर्ड मीटिंग के दौरान आरबीआई जनरल रेगुलेशन 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों का पालन किया गया। रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस बैठक में आरबीआई गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और आरबीआई एक्ट के तहत नामित 5 निदेशक शामिल थे। ऐसे में कानून की उस शर्त का पालन किया गया था जिसके तहत 3 सदस्य नामित होने चाहिए। चिदम्बरम की ओर से तर्क दिया गया था कि सरकार आरबीआई कानून की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत एक विशेष मूल्य के सभी नोटों को बंद नहीं कर सकती। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आरबीआई कानून की धारा 26 उपधारा 2 की दोबारा व्याख्या करने का आग्रह किया जाएगा ताकि इस धारा में दर्ज शब्द किसी भी को कुछ के रूप में पढ़ा जाए। इसका विरोध करते हुए जयदीप गुप्ता ने कहा कि इस तरह की व्याख्या सिर्फ भ्रम पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस अदालत से मांग कर रहे हैं कि यह केंद्र सरकार की उस शक्ति को छीन ले जिसके जरिए वह आरबीआई के सुझाव पर अति मुद्रास्फीति जैसे मौकों पर चलन में मौजूद समूची मुद्रा को वापस ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।